नमस्कार, शाम की 5 बजने वाले हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। हर रोज हिंदुस्तान में कोरोना नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। संक्रमित होने वालों की तादाद लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। अपने आप में सबसे बड़ा सवाल ये आंकड़ा आखिर कहां पर जाकर थमेगा, कहां पर जाकर रुकेगा। आपको बता दें, दूसरी लहर ने हिंदुस्तान में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की तादाद इस कदर बढ़ा दी है कि बीते 15 महीनों में किसी भी देश ने एक दिन में इस तरह का रिकॉर्ड नहीं बनाया है। 3 लाख के पार ये पूरा का पूरा आंकड़ा जा चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या हर गुजरते दिन के साथ ये आंकड़ा यूं ही बढ़ता रहेगा, और रोकथाम के लिए हमारे पास आखिर क्या क्या चीजें हैं जिसके जरिए बढ़ते हुए संक्रमित व्यक्तियों की तादाद को तोड़ा जा सकता है, उस चेन को रोका जा सकता है जिसने हिंदुस्तान को झकझोर कर मौजूदा वक्त में रख दिया है। एक तरफ अस्पतालों की कमी, अस्पतालों के भीतर बेड की कमी, दवाइयों की कमी, ऑक्सीजन की कमी से मची हुई चीख पुकार, जिससे आम आदमी पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच बचने के आखिर क्या उपाय हैं? इसी पर बातचीत करने के लिए देश के जाने माने 5 डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, जिनके साथ हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। खुद आशंकाएं भी इस विपदा पर हैरान हैं। कोरोना ने दुनिया की सबसे बड़ी चोट भारत को दे दी है। कल तक अस्पतालों में मची चीख पुकार और ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए मचे मार ने इसे महसूस कराया था, लेकिन अब आंकड़ों ने भी इसकी गवाही दे दी है। एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के मामलों का नया रिकॉर्ड भारत में बन गया है। 21 अप्रैल को आंकड़ों में भारत में कोरोना के 3,14,835 नए मरीज दर्ज किए गए। न सिर्फ 3 लाख की बाउंड्री एक दिन में पहली बार पार हुई, बल्कि दुनिया में इससे पहले कभी एक दिन में इतने केस नहीं आए थे। इससे पहले एक दिन में सबसे अधिक केस जनवरी 2021 में अमेरिका में दर्ज हुए थे। 24 घंटे में हिंदुस्तान में 3 लाख से ज्यादा नए कोविड के केसेस सामने आ गए हैं। 2000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आज विश्व भर में सबसे ज्यादा आंकड़े हिंदुस्तान से ही आ रहे हैं। हिंदुस्तान को सिर्फ 17 दिन लगे 1 लाख से 3 लाख कोविड केसेस में पहुंचने तक। कोरोना के इस महासंकट काल में मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड्स का अकाल पड़ गया है। अस्पताल अगर मरीजों की तीमारदारी करने को तैयार भी हो जाएं, तो सबसे बड़ा संकट ऑक्सीजन सिलेंडरों का है। कोरोना के मरीजों को सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की रहती है, और इन दिनों ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जो किल्लत है वो देखने मिल रही है। आपको दिखाते हैं, यहाँ पे ये अहमदाबाद के वटवा का इंडस्ट्रियल इलाका है, जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल करने का काम किया जाता है। बहुत खराब हालत है। रात को आए थे, बाटले नहीं मिले। अभी दिन में आए तो यहाँ पे लाइन में बाटले मिले हैं। बहुत हालत खराब है, बाटले नहीं मिल पा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार ऑक्सीजन की भारी किल्लत जो है वो सामने नजर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं शादरा इलाके में। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि सुबह से ही गैस एजेंसी के बाहर कितनी लंबी लंबी लाइनें जो है वो इस वक्त यहाँ पर लगी हुई है। कई मीटर तक ये जो लाइन है वो पहुंची हुई है। लोगों के हाथों में गैस सिलेंडर हैं, ताकि इस उम्मीद के साथ पहुंच रहे कि किसी भी तरीके से ऑक्सीजन जो है वो उनको मिल जाए। इन्हीं हालात के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लेते हुए केंद्र से कोविड की इस मार से बचने का नेशनल प्लान पूछ लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। इसमें पहला ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा दवाओं की सप्लाई, तीसरा वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया, और चौथा लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं। सबसे बड़ी अदालत की दखल इस मायने में भी अहम है क्योंकि 6 हाई कोर्ट्स दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम, कलकत्ता, इलाहाबाद और ओडिशा में भी कोरोना संकट पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इससे कंफ्यूजन और डायवर्जन की स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर कल सुनवाई करेगा, लेकिन कोर्ट के सामने कोई नेशनल प्लान केंद्र पेश करे उससे पहले विपक्षी दल सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 1 मई से घोषित वैक्सीन नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने राज्यों पर पड़ने वाले बोझ के मद्देनजर केंद्र से जवाब मांगा है। आपको बता दें, दुनिया में जितने मरीज इस वक्त मिल रहे हैं 40% अकेले हिंदुस्तान से दर्ज किए जा रहे हैं। ये स्थिति इतनी ज्यादा भयावह हो चुकी है कि इसको थामा कैसे जाए, रोका कैसे जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा करने के लिए देश के जाने माने डॉक्टर्स की टीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर पद्म श्रीवास्तव, आप पद्मश्री हैं।
चीफ न्यूरो साइंस सेंटर एम्स दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर गौतम भंसाली, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन है बॉम्बे हॉस्पिटल के और साथ ही चीफ कोऑर्डिनेटर फॉर ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल के। हमारे साथ इस वक्त मुंबई से आप जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट हैं आप, सीनियर डायरेक्टर एंड हेड कार्डियोलॉजी मैक्स हॉस्पिटल राजधानी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय के राय भी, प्रोफेसर सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन एम्स से हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर अरविंद कुमार, जो कि चेयरमैन है सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी मेदांता से। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर पद्म श्रीवास्तव, आपसे ही शुरुआत करते हुए, सब मौजूदा स्थिति क्या संकेत कर रही है? क्योंकि लगातार 3 लाख के आंकड़े को क्रॉस कर जाना बीते 15 महीनों के कोरोना काल पे अगर हम नजर डालें तो ये सबसे बड़ा आंकड़ा किसी एक देश का है। ये क्या संकेत कर रहा है और आज की तारीख में हिंदुस्तान कहां पर खड़ा हुआ आपको दिखाई देता है? कैसे लड़े हम इस कोरोना से सर? क्योंकि हम सबको पता है कि ये दिस इज एन एपोकैलिप्स, इट इज अ कंप्लीट chaos, इट इज अ बियॉन्ड एनीबडीज इमेजिनेशन, सो इट्स अ नाइटमेयर। उसको आप छोड़िएगा, कैसे लिपटे? तो एक तो है कि हमारे सामने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मरीज आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ लोग आ रहे इस ये इन्फेक्शन से पीड़ित हुए, तो हमें बेड्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन की कमी जो डिमांड एंड सप्लाई में, एक तो है कि हाँ सप्लाई बढ़ाना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। दूसरा, जो आपके वेरी कॉन्शियस जर्नलिज्म के द्वारा ये भी सबको ये वी शुड बी एबल टू इन्फॉर्म पीपल कि होर्डिंग ना करे, मिसयूज ना करे। जिसको ज़रूरत नहीं है, अगर उनके पास सुविधा है, पैसे है, पहुँच है, तो सिलेंडर्स लेके घर पे ना रखे। तो बिकॉज देर आर सर्टेन पीपल हु रिक्वायर ऑक्सीजन। तो जो हॉस्पिटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जितना हो सके बेड्स इंक्रीज कर दे जहां पे पोर्टल ऑक्सीजन की सप्लाई हो। सेकंड, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो हवा से वो कर सकते हैं, जो DRDO भी डेवलप किया वो कर रहे हैं, उसका भी रैंप अप कर दे, तो दिस कैन बी डन। सेकंड इज जो ड्रग्स का, जो आप कह रहे हैं कि लाइफ सेविंग ड्रग्स, द ओनली लाइफ सेविंग ड्रग इज ऑक्सीजन करंटली विच इज देयर। रेमडेसिविर हो, टोसिलिजिमाब हो, अपने अपनी जगह में है। तो ये सब चीजें जो है मार्केट से उठा के घर पे ना रखे, नथिंग इज घर पे यूजेबल नहीं है। तो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स, नॉट जस्ट ओनली पब्लिक, द मेडिकल प्रोफेशनल्स ऑल्सो शुड फॉलो। तीसरा है बेड्स, ऑक्सीजन के अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ पर्सनल को भी, उनका भी तो जरूरत है। बहुत सारे हेल्थ पर्सनल कोविड से पीड़ित हो रहे हैं, तो वर्कफोर्स कम हो रहे, उनको भी रैंप अप करना चाहिए एंड हौसला बढ़ा के रखना चाहिए। क्योंकि जहां भी हम देख रहे हैं ये सब ये है, तो हौसला बढ़ा के रखना चाहिए। सो पैरेलल में ये चलना चाहिए कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क पहनना है, डबल मास्क पहन लीजिए। वैक्सीनेशन जब भी आ रहा है ले लीजिएगा, वो वैक्सीनेशन नेगेटिविज्म ना रखे। बाकी तो गवर्नमेंट देख ही रहे हैं, पर पब्लिक और हेल्थ, आई एम ऑल्सो हेल्थ केयर पर्सनल, आई एम अ फ्रंट लाइन वर्कर। हम भी हमारे इंस्टीट्यूट में कोविड जगह पे ही हम पोस्ट हो रहे हैं, हम उनको भी देख रहे। तो ये हमारा ईच पर्सन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कर ले, देन आई थिंक वी हैव टू गेट ओवर दिस क्राइसिस। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है। डॉक्टर अरविंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले सीधे मैं आपका रुख करते हुए डॉक्टर भंसाली, चूंकि नए साल की शुरुआत में डॉक्टर्स के साथ, तमाम मेडिकल स्टाफ के साथ हम सब ने मिलकर नए साल का जश्न मनाया था, उन तमाम कोरोना वॉरियर्स को सलाम करते हुए, जिसमें मुख्य कर्ता धर्ता आप ही थे। लेकिन मौजूदा वक्त बहुत भयावह स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। क्या हिंदुस्तान इसके लिए तैयार नहीं था? कमी आखिर कहां पर रह गई कि 2 दर्जन से ज्यादा नए वेरिएंट की पहचान हो चुकी है और माना जा रहा है कि सबसे ताजा वेरिएंट हिंदुस्तान में ही पाया जा रहा है और ये बहुत तेजी से अपने रफ्तार को बढ़ा रहा है। इसको कैसे रोका जाए? लोगों के ज़हन में यही सवाल है और डर का माहौल भी। डॉक्टर गौतम जी चित्रा जी, डेफिनेटली हमने जब ये जश्न मनाया था नए साल के अंदर, तब वो फर्स्ट वेव थी और फर्स्ट वेव पे हमने बहुत अच्छे ढंग से काबू पाया था, जब हमारे पास में किसी भी तरह का कोई भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपी किट, लैब टेस्टिंग कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद भी हिंदुस्तान ने बहुत अच्छे ढंग से उस पर काबू पाया था, उसी वजह से हमने वो जश्न मनाया था। अभी ये सेकंड वेव है, हमेशा एक सिस्टम रहता है, फर्स्ट वेव बहुत तेजी से आती है, सेकंड वेव और तेज आती है, थर्ड वेव भी आती है लेकिन वो स्लो रहती है। ये सेकंड वेव है, ये एक सुनामी की तरह है और जो स्पीड से सुनामी आती है वापस वही स्पीड से सुनामी चली भी जाती है। लेकिन इसमें यही ध्यान रखना है कि सुनामी के सामने हमको नहीं आना है, हमको साइड में खड़े होना है, हमको सेल्फ लॉकडाउन में रहना है,
बाहर आके आएंगे तो उसके चपेटे में आ जाएंगे। सुनामी से बच के रहे, वही एक तरीका है इस कोविड से निपटने का। तैयारियों की जहाँ तक बात है, चूक की जहाँ तक बात है, मुझे नहीं लगता कोई भी तरह की कोई चूक हुई है। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, हमारे मेडिसिन सारी अवेलेबल है, हमारे पास बेड अवेलेबल है, डॉक्टर्स गियर अप है, सब चीजें अवेलेबल है। और लोगों को मालूम भी है, हर इंडिविजुअल को पता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल क्या होता है। तो फर्स्ट वेव के मालूम टाइम में किसी को मालूम नहीं था कि SpO2 ऑक्सीजन लेवल ये सब क्या होता है, कब हॉस्पिटल जाना है। ये सारी सुविधाएं, PPE किट है, लैब टेस्टिंग हमारे पास भरपूर मात्रा में है, सरकार हर तरफ से करने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे मैंने बताया, ये सुनामी है, सुनामी इतनी जोर से आती है कि आप कितनी भी तैयारी करोगे कम ही पड़ेगी। हमें खुद का ध्यान खुद को ही रखना पड़ेगा। यस, आज पर डे के 3 लाख के ऊपर केसेस आ रहे हैं, जो थोड़ी भयावह स्थिति है, लेकिन अभी भी मैं बोलता हूँ डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आप घर में रहे, सेल्फ लॉकडाउन नियमों का पालन करिए। सरकार अपने लेवल पे काम कर रही है। तो रूटीन सर्जरीज, जो इलेक्टिव सर्जरीज है, वो सारा बंद कर दिया ताकि ऑक्सीजन का उधर यूज नहीं होकर के जो नीडी पेशेंट है, क्योंकि इस बीमारी के अंदर एक ही इलाज है, ऑक्सीजन, और दूसरा कोई इलाज नहीं। रेमडेसिविर, जिसका कोई बड़ा फायदा इस बीमारी में नहीं होता है। लोग पता नहीं क्यों रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब के लिए जा रहे हैं, बट इसका इस बीमारी में मोर्टिलिटी में कोई फायदा नहीं है रेमडेसिविर का, टोसिलिजुमैब दवाओं का। ये WHO ने भी अपनी तरफ से कहा है। इसलिए मेन इलाज है इसमें ऑक्सीजन का। और दूसरा मैं लोगों से बोलता हूँ, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा भी कम होता है, पैनिक नहीं होवे, आप प्रोन पोजीशन में लेटिए, चेस्ट के सहारे और पेट के बल घर में लेटिए। जितना आप उसमें लेटेंगे, आप चेक करिए, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगेगा। सो प्रोनिंग पोजीशन और ऑक्सीजन, दो ही इसमें मेन इलाज है। ठीक है सर, ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है और यकीनन आप लोग जो सलाह देंगे, क्योंकि करोड़ों की आबादी इस वक्त टेलीविजन के माध्यम से ही जो घर के भीतर है वो लोग सुन रहे हैं, इस बात को समझेंगे और साथ ही स्थिति किस कदर भयावह हो गई है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी एक तरफ है, दूसरी तरफ अस्पतालों में बेड भर चुके हैं, तीसरी तरफ जो डॉक्टर्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, यकीन मानिए 24 घंटे 7 दिन लगातार ये लोग काम कर रहे हैं। उसके बावजूद हालात अगर नहीं संभल रहे तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा आंकड़ा वो बताते हुए अब मैं सीधे डॉक्टर अरविंद आपके पास आते हुए, क्योंकि 1 लाख से 2 लाख पेशेंट होने में 9 दिनों का वक्त लगा, 2 लाख से 3 लाख होने में 6 दिनों का वक्त लगा। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर इसी तरह से रफ्तार 3 लाख से 4 लाख होने में कहीं 3 दिन और फिर उसके बाद इसी महीने कहीं ऐसा ना हो कि हम 5 लाख के आंकड़े को भी छू जाएं। ये भयावह स्थिति क्या इशारा कर रही है? हिंदुस्तान की आज की तैयारी क्या बताती है? और ऑक्सीजन की कमी हर तरफ हमें देखने को मिल रही है। आज तो राजधानी दिल्ली में हम सब ने देखा एक डॉक्टर किस तरह से अपनी बात कहते कहते रो पड़े। इस भयावहता को कैसे रोका जाए सर? डॉक्टर अरविंद। चित्रा जी, आपने ठीक कहा कि 1 लाख से 2 लाख और 2 लाख से 3 लाख में स्पीड फास्टर थी। अब देखिए, परसों वो 274 था और अब 314 हो गया। और इसी तरह से अगर ये बढ़ता रहा, और मैं कोई इसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन जो बिहेवियर मैं देख रहा हूं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अभी शायद 5 से 7 दिन और लगेंगे, इससे पहले कि जो कर्फ्यू वगैरह लगे हैं इनका बेनिफिशियल इफेक्ट आना शुरू हो। तो अगर उसी रेट से ये सब बढ़ता रहा तो पता नहीं 4 लाख 4.5 लाख किस नंबर पर जाकर हम हिट करेंगे। एक और बात मैंने कल भी आपके चैनल पे कही थी कि जो लाखों लोग पिछले हफ्ते भर में बीमार हुए हैं, इन्फेक्ट हुए हैं, पहले हफ्ते में हमें मालूम है यूजुअली फीवर और ये सब चीजें होती हैं, और जो मेजर प्रॉब्लम जिसका सबको डर है, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, वो यूजुअली फर्स्ट वीक के एंड में 8-10 दिन के आसपास शुरू होती है। तो ये लाखों लोग जो पिछले 10 दिन में इन्फेक्ट हुए हैं, ये अगले 10 दिन में इनमें से कुछ परसेंटेज को ये प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। तो मेरा डर ये है कि अगले आने वाले 10 दिनों में हॉस्पिटल्स पर जो स्ट्रेन है, जो जोर है, वो और ज्यादा बढ़ेगा। बेड्स की डिमांड, ICU बेड्स की डिमांड, वेंटिलेटर्स की डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। साथ साथ हेल्थ फैसिलिटीज में, जैसा डॉक्टर पद्मा ने भी कहा और डॉक्टर पंसाली ने भी कहा, हेल्थ वर्कर्स भी इस समय एग्जॉस्शन की लिमिट पे पहुंच रहे हैं। मैं खुद अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूं और जो हाल है, जब 8-8 घंटे की ड्यूटी करके लोग निकल रहे हैं तो वो एग्जॉस्टेड हैं। तो इस समय हमें सबको एक दूसरे से मिल करके इस नेशनल इमरजेंसी से निपटना है। सबसे पहली चीज है कि हर प्रयास हमें नंबर्स को रोकने के लिए करना है। चित्रा जी,
आप कितना भी हेल्थ फैसिलिटीज को रैंप अप कर लीजिए, अगर 3-4 लाख केस पर डे ऐड होते रहे, दुनिया का कोई सिस्टम उसको नहीं झेल सकता। सारा प्रयास नंबर्स को कम करने के लिए करना है और उसके लिए हम सबको अगले 10 दिन के लिए अपने घरों के अंदर अपने को लॉकडाउन करना है। इकोनॉमिस्ट और बाकी लोग कुछ भी कहें, अगर आपको अपनी जान बचानी है तो आपको घर में अपने को लॉकअप करना पड़ेगा। वही इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक के केसेस को कम करने का एकमात्र तरीका है। सही, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि अगले 10 दिन हिंदुस्तान के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक्सपर्ट कुछ भी कहें, लेकिन लोगों को खुद से लॉकडाउन अपने घर में खुद को, अपने परिवार वालों को कर लेना चाहिए, वरना स्थिति भयावह होगी। और अगर आप अपने घर में अभी सुरक्षित हैं, कल क्या हो कुछ कहा नहीं जा सकता है अगर आप किसी भी संक्रमित व्यक्ति की चपेट में आते हैं। ये कार्यक्रम बिल्कुल डराने के लिए नहीं है, लेकिन आंकड़े उस भयावहता की ओर इशारा कर रहे हैं कि संक्रमण की सुनामी इस देश में चल रही है। इसी सवाल के साथ डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आते हुए, डॉक्टर अरविंद ने जो बात कही है वास्तव में वो इस बात की ओर इशारा करती है कि हिंदुस्तान का हेल्थ सिस्टम मौजूदा वक्त में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हमारी तैयारी क्या हो, सरकार की तैयारी आप क्या देखते हैं, और एज अ डॉक्टर हमारी आपकी क्या रिक्वायरमेंट है जो आप तुरंत फुलफिल होना चाहिए, जिसके लिए आप गवर्नमेंट से भी या जो भी हमारा मौजूदा सिस्टम है उससे आप रिक्वेस्ट करेंगे? देखिए, मैं जो डॉक्टर अरविंद कह रहे से पूरी तरह से सहमत हूँ। जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, अगर पिछले 1 महीने से देख लीजिए, और ऑलमोस्ट सारे स्टेट, थोड़ा सा मैं देखूँ तो महाराष्ट्र थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ है पिछले 1 वीक के अंदर, जो है उस रफ्तार से तेज़ी से नहीं है। अदरवाइज बाकी स्टेट में देख लीजिए आप, तो उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं केसेस। इसकी लिमिट कहाँ जाएगी अभी कहना मुश्किल है, लेकिन वह अभी जो वर्स्ट है अभी नहीं आया है, ये मैं कह सकता हूँ। अभी बचने का हमारा उसके अलावा कोई ये नहीं है, हम एक चारा नहीं है हमारे पास। सिर्फ जो है, देखिए कैसे फैलता है, पर्सन टू पर्सन फैल रहा है, सबको पता है। लॉकडाउन इस समय नहीं किया जा सकता, उसके जो खामियाजा और भुगतने पड़ते हैं, ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत नहीं रहता है। तो इसको मूवमेंट को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो सभी लोग अपने घर तक सीमित रहें, जब तक जरूरत न हो घर से बाहर न निकलें। थोड़े जिम्मेवार नागरिक का अगर हम जिम्मेदारी समझते हैं और उस तरीके से पालन करें, वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। कोई देश, मैं डॉक्टर अरविंद कह रहा था, मैं सुन रहा था, रियली बिल्कुल सही बात है। कोई भी देश जो है इस समय जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, 3 लाख केसेस के ऊपर हो गए, 4 लाख 5 लाख हो जाएंगे, किसी तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर हो आपके पास, आप उसको नहीं संभाल सकते हैं। अभी ही हमारा हेल्थ सिस्टम जो है, अगर आप देखिए दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ पे इतनी अच्छी हेल्थ सिस्टम होते हुए भी जो है वो पूरी तरीके से जो है लग रहा है कि हम बिल्कुल कोलैप्स होने वाले हैं। ये हाल दिल्ली में हो गया, तो बाकी जगह में अभी जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ क्या होगा अगर मेट्रो का ये हाल है। अभी हमने कल्पना नहीं की है कि क्या पहुँच सकता है। इसलिए जो है लोगों को जितना अपने आप को बचा सके वही सबसे बढ़िया है। यह है अभी अपने को बचाएं और अगले 2 हफ्ते तक तो बिल्कुल बचाएं, नहीं तो जो है बहुत ही विस्फोटक स्थिति होने वाली है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये डराने की बात नहीं है, मैं खुद ही जो है हमेशा आके बोलता हूँ 2 बड़ी बात जी सर कि और पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बट इस समय जो स्थिति है, अगर हल्की सी, ज्यादातर लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, पर जिनको पड़ रही है अगर हम नहीं दे पाएंगे, सिर्फ एक छोटी सी चीज के लिए अगर किसी को हम बचा नहीं पाते हैं, तो इससे बड़ी दुखद बात और क्या हो सकती है। और वो स्थिति लगभग आ चुकी है, और जितने ही केसेस बढ़ेंगे वह और उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। इसलिए जो है इसको अभी जो है जितना हम रोक सकते हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। जी हाँ, 2 बड़ी बात आपकी बातों से मैंने निकाली। आपने ये कहा कि अभी पीक आना बाकी है और अगले 10 दिन हिंदुस्तान के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। ऐसे में लोग जितना कोशिश करें अपने घरों में रहें, अपने परिवार को संभालें, वही बेहतर स्थिति होगी। और मौजूदा वक्त में हम सब देख रहे हैं कि डॉक्टर्स की स्थिति भी कितनी बेबसी वाली हो गई है, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, उनके पास दवाएं नहीं है, उनके पास इंजेक्शन नहीं है। मरीज आ रहे हैं, वो उनका इलाज कैसे करें, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसी वजह से जो सप्लाई चेन इन चीजों को लेकर है, सरकार को भी स्थिति की गंभीर
गंभीरता को समझना होगा। यही कारण है कि अब कोर्ट की ओर से भी बार बार इसको लेकर सख्त टिप्पणी की जा रही है, चाहे हम दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात करें। नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात इस वक्त हिंदुस्तान में पनपते हुए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं सीधे डॉक्टर मनोज कुमार आपका रुख करते हुए, पीक अभी आना क्या बाकी है? तमाम डॉक्टर्स की बातों से जो मैंने बात निकाली है, वो पीक क्या होगा? अभी 3 लाख के बॉर्डर को हम क्रॉस कर रहे हैं। अमेरिका का जो 3,07,000 का आंकड़ा था, हम उससे भी कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान के लिए मौजूदा वक्त में क्या सबक होनी चाहिए? सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो भयावह स्थिति बनी है उसको लोगों को समझना चाहिए कि रियल है। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना कि हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो नर्सेज हैं, पैरामेडिकल्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है और वो आज भी दिन भर लगे रहे हैं। मैं उनके हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा करता हूं और अपने फ्रेटर्निटी को भी मैं मानता हूं। बट जो प्रॉब्लम जो हमारे साथ हो रही है कि हमने बहुत चीजें एंटिसिपेट नहीं की, हमने तैयारी नहीं की, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से स्वीकार करता हूं कि चाहे जो भी हो, पैंडेमिक है, महामारी है, नंबर्स बहुत ज्यादा है, 3,14,000 15,000 बहुत ज्यादा होता है पर डे केसेस, बट हमारी तैयारी थी नहीं, ये भी बात पक्की है। हमें पता है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो जो भी चीज है कोविड-19 निमोनिया का, वो ऑक्सीजन है। और हमें पता था कि नए स्ट्रेन में लंग्स जो है ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, 55% एडमिटेड पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो ऑक्सीजन को मतलब अवेलेबल कराने में इतनी बड़ी कौन सी प्रॉब्लम थी? और दूसरी बात की जब इंडस्ट्रियल जो यूज था ऑक्सीजन का, उसका डाइवर्ट करना था। जहां पे ज्यादा ये पैची पैंडेमिक है, जहां जैसे महाराष्ट्र में जब शुरू हुई थी उस समय दिल्ली में नंबर्स बहुत कम थे। हमने पहले तैयारी नहीं की, इस चीज को मानना चाहिए। ठीक है, महामारी है, नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, कोई भी हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर सकता है ऐसी हालत में। लेकिन क्या आप सचमुच अपने आप से पूछिए, क्या हमने उपयुक्त तैयारी की थी? तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल नहीं की थी। और ऑक्सीजन की कमी एक और निंदनीय तथ्य है जिसकी मैं ये मानता हूं कि किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता है। और जहां तक आपने केस नंबर बढ़ने की बात की, तो मुझे लगता है कि आने वाले 10 दिनों तक इसमें पीक आ जाएगा और उसके बाद शायद वायरस को कोई ससेप्टेबल होस्ट ही ना मिले। क्योंकि मैं तो जिस तरीके से देख रहा हूँ, आपका मौत का आंकड़ा जो भी आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो बिना टेस्ट कराए हुए घरों में मर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे संक्रमण बहुत ज्यादा हो गया है। तो 10 दिन का और समय, मुझे लगता है अप्रैल महीने के अंत तक बहुत हद तक पीक आ जाएगा और ये हो सकता है 4 लाख तक पहुंच जाए। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है। देखिए 2101 एक दिन में मरने वालों का ये आंकड़ा है, जो अपने आप में स्थिति कितनी ज्यादा चिंताजनक और खराब है इसकी ओर सीधे सीधे ये इशारा कर रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार जुड़े होंगे, देश के जाने माने डॉक्टर्स हैं और यकीन मानिए इनके एक एक शब्द आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी वजह से ये खास कार्यक्रम आज तक आप तक लेकर आया है, ताकि आप इनकी बातों को गंभीरता से लें और इस बात को समझे कि अगले 10 दिन हमारे और आपके लिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनसे चर्चा लगातार जारी रहेगी। आम आदमी ऐसे में क्या करे और सरकार के लिए इन लोगों की ओर से किस तरह की सलाह दी जाएगी ताकि मौजूदा व्यवस्था को हम ठीक कर पाए, यही से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली होने वाली थी, उसको प्रधानमंत्री ने रद्द कर दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें कि आज भी पश्चिम बंगाल में वोट डाले जा रहे हैं। वहीं अगली 26 तारीख को और इसके बाद कुल 8 चरणों में वहां पर चुनाव हो रहा था, जिसके मद्देनजर पीएम की रैली होने वाली थी। लेकिन बड़ी जानकारी यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा जिस तरह की स्थिति इस देश में बनी हुई है, कोरोना संक्रमितों की तादाद लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, इस वजह से पश्चिम बंगाल की अपनी रैली को पीएम ने रद्द कर दिया है। जैसे और जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। इन सबके बीच आपको बताते चले, वैक्सीनेशन इस देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। 1 मई से आपको बताते चले, 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दिया जाना है। उसको लेकर भी तैयारी चल रही है, उसको लेकर पीएम ने बड़ी बैठक भी की है और इस वक्त एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है। वैक्सीन को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से चिट्ठी लिखी गई है। उन्होंने कहा है कि सभी को फ्री में वैक्सीन दिया जाए, मुफ्त में वैक्सीन देने की मांग की गई है। इसके साथ ही ममता बनर्जी निशाना साधना भी नहीं चूकी। उनका कहना है कि केंद्र की नीति जनता के खिलाफ है।
छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने वैक्सीन की कीमत तय करने के लिए कहा है और वहीं उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि भारत बायोटेक कम दरों में वैक्सीन मुहैया कराए। तो कुल मिलाकर पॉलिटिक्स अपनी तरफ, लेकिन क्या फ्री में सभी को वैक्सीन दी जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि कुछ राज्यों की ओर से इस बारे में ऐलान जरूर किया गया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या फिर कुछ दूसरे देश के हिस्से हो। लेकिन इन सब के बीच आपको ये बताते चले, आईसीएमआर की रिपोर्ट सीधे ये बता रही है कि जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज मिल गई है, 99% लोग वो कम संक्रमित हुए हैं। ऐसे में 1 तारीख से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है वो इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से बार बार हमारे साथ डॉक्टर्स का जो पैनल जुड़ा हुआ है वो भी ये कह रहा है कि अगले 10 दिन हिंदुस्तान के लिए महत्वपूर्ण है और उसके बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो वो आपको काफी ज्यादा राहत देगी। अब यहीं से चर्चा में आगे बढ़ते हुए मैं सीधे डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव आपसे ही अब शुरुआत करूंगी इस हिस्से की। क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर भी पहले दौर में हम सब ने देखा था, डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ, जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, उन सभी के लगवाने के बावजूद एक भ्रम की स्थिति रही। लोग डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकलते थे, वैक्सीन को लेकर एक अफवाह भी उनके बीच थी। लेकिन अब आईसीएमआर की रिपोर्ट बताती है कि जिन लोगों ने दोनों डोज ले लिया है, 99% लोग वो कम संक्रमित हुए हैं, नहीं हुए हैं। वैक्सीनेशन इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण, और इसको लेकर देश के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी मैं कहना चाहती हूँ चित्रा जी, जब वैक्सीन नहीं था तो लोगों के लिए यही था कि अच्छा वैक्सीन आ जाएगा, रामबाण मिल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। जब वैक्सीन लॉन्च हो गई थी और वो प्रायोरिटाइज करके तब तक तो हमने देखा कि हेल्थ केयर वर्कर्स भी आधा लोग नहीं गए थे, तो वैक्सीन को नेगेटिवली लिया गया था, ये काम नहीं करता, इसे साइड इफेक्ट्स है। इतने सारे भ्रांतियाँ, मिथ्स, मिसकंसेप्शंस इतना रैम्पेंट हो गया था, सोशल मीडिया में ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बन गई थी, तो इसके वजह से आधा लोग तो नहीं लिया। एंड यू ऑल्सो नो कि वैक्सीन वेस्टेज हो गया था। और जब वो रैम्प अप हो गया, जब लोग लेने गए थे तो वैक्सीन शॉर्टेज हो गया, तो लोग कहने लगे कि हम तो गए थे और वैक्सीन शॉर्टेज हो गया। तो इसमें जो भी प्रशासन की प्रॉब्लम्स हो, चित्रा जी, सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना। एंड ये दिस इज एन अवेयर सोसाइटी, दिस इज एन एजुकेटेड सोसाइटी। और आप आजकल भी आप देख रहे वायरल होता है वीडियोस में, जहाँ एजुकेटेड यंग पीपल बिना मास्क करते हैं एंड दे फाइट विद प्रशासन एंड पुलिस पीपल कि हम क्यों पहने, आप नहीं जानते हो कि मेरा बाप कौन है। यू सी दिस काइंड ऑफ अ बिहेवियर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग। सो वन, प्लीज डोंट डाउट वैक्सीनेशंस। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ एक रामबाण है, बट हमारे वेपनरी, हमारे आर्मामेंटरी में दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन वी हैव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आफ्टर दैट इज वैक्सीन लेने के बावजूद ये नहीं सोचना कि वैक्सीन लग गया, नाउ आई एम अ फ्री पर्सन, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। ये बिल्कुल नहीं। आप डबल मास्क फिर भी लगाइए, आप फिर भी सेल्फ लॉकडाउन में रहिए। सारे डॉक्टर्स ये कहा कि नेक्स्ट 2 वीक्स यू प्लीज बी प्रायोरिटाइज योर गोइंग आउट। हेल्थ केयर पर्सनल, फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम रोज बाहर जाएंगे, हम काम करेंगे, हमें के लिए काम इम्पॉर्टेंट है। अब उससे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ही नहीं हमारे एक्चुअली इन आवर लाइफ्स राइट नाउ। बट बाकी प्रोफेशंस यू कैन प्रायोरिटाइज, स्टे एट होम, वैक्सीन लीजिए एंड स्टे एट होम। डोंट थिंक कि वैक्सीन लेने के बाद यू आर फ्री एंड यू आर प्रोटेक्टेड एंड बाकी भी प्रोटेक्टेड नहीं। यू विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सिवियर इन्फेक्शन। फिर भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, यू कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शन, बी श्योर ऑफ दैट। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही है डॉक्टर गौतम भंसाली। अब सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि देश की एक बड़ी आबादी इस वक्त कोरोना संक्रमित भी है, जिसमें 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की भी बड़ी तादाद है जो 18 to 45 के एज के बीच में आते हैं। तो क्या इन लोगों को अभी जो कोरोना संक्रमित हैं उनको तो अभी वैक्सीन दी नहीं जाएगी, उनके लिए किस तरह की प्रक्रिया होगी? उन लोगों के मन में अगर इस तरह के सवाल है तो उसका क्या जवाब देंगे साहब? डॉक्टर गौतम जी। चित्रा जी, जो आज की तारीख में जो ये सेकेंड वेव चल रही है, जिसे मैं सुनामी का नाम दे रहा हूँ, उसमें काफी ज्यादा यंग लोग काफी आ रहे हैं। कल ही मैंने एक 20 साल की लड़की को एडमिट किया जिसका सिटी स्कैन के अंदर कोविड स्कोर वाज 22, जो हमने पहली बार देखा है कि 20 साल की लड़की के अंदर इतना ज्यादा हो। उसको ऑक्सीजन लगाना पड़ा, उसको सब मेडिसिन चालू करनी पड़ी, नाउ शी इज बेटर। बट यंग लोग अभी इस सेकेंड वेव से जो सुनामी आ रही है उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं, और मोर्टिलिटी भी यंग लोगों की ज्यादा हो रही है इस बार में। सो लोगों को इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और जो लोग इन्फेक्ट हो गए उनके लिए वैक्सीन तो 1-1.5 महीने के बाद लगेगा, अभी लगाने से बेहतर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाता है। लेकिन अल्टीमेटली इस सुनामी से बचने का तरीका एक ही है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है हमको। आज मुंबई के अंदर
लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाया, यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ लॉकडाउन जैसा लागू हुआ, इसी वजह से मुंबई में पीक आ चुका है। अभी मुंबई में पिछले एक हफ्ते से प्लेटू फेज चल रहा है। एक हफ्ते से केसेस जो है वो 7,000, 8,000, 9,000 या 10,000 के ऊपर टच नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है मुंबई में 1-2 हफ्ते में केसेस और कम हो जाएंगे। रेस्ट ऑफ द कंट्री में 2-3 हफ्ता और लगने वाला है। जैसे मैंने पहले बताया है, ये सुनामी है, जो स्पीड से आई है उसी स्पीड से चली भी जाएगी। हमको थोड़ा सा अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है, सेल्फ लॉकडाउन में रहना है और वैक्सीनेशन का जैसे मौका मिलता है, जैसे टाइम आता है, बढ़ चढ़ के वैक्सीनेशन में जाना है। आपको वैक्सीन के बाद में भी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही माइल्ड होगा। और जो एक बात मैं विशेषकर हर बार बताना चाहता हूँ, प्रोन पोजीशन में लेटना, जिसके बारे में बार बार प्रेशर दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। प्रोनिंग पोजीशन मतलब पेट के बारे बल पे या चेस्ट के बल पे लेटे, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो रहा है तो वो आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगा, लंग्स जल्दी खुल जाएगा और आप कोविड के बैड इन्फेक्शन से बच सकते हैं। सर, एक बार फिर से मैं चाहूंगी डॉक्टर गौतम, आपने ये जो जानकारी दी है इसके बारे में बताएं कि अगर ऑक्सीजन का लेवल किसी में कम हो रहा है, चूंकि ऑक्सीजन की क्राइसिस हर जगह देखी जा रही है, ऐसे में पेशेंट क्या करें? क्योंकि 90 से नीचे आते ही घर में बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जा रहा है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। जी, जैसे ही आपका ऑक्सीजन लेवल अगर आपका 94, 95 के ऊपर चल रहा है, डरने की बात नहीं है। जो कोविड इन्फेक्टेड लोग हैं उनके बारे में बता रहा हूँ मैं, जो कोविड इन्फेक्शन नहीं है उनको उनके लिए ये बात नहीं है। जो हाँ सीओपीडी के केस है, अस्थमा के केस है, उसमें 91 तक भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो कोविड इन्फेक्टेड लोग हैं, अगर उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 94 के ऊपर आ रहा, तब तक डरने की बात नहीं है। 91-2 होता है, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। घर वालों को बोलो कि आप हॉस्पिटल में बेड का अरेंजमेंट करने की व्यवस्था करें। तब तक आप, या आप कोविड इन्फेक्टेड हो भी गए, तब तक आप चेस्ट के सहारे लेटना है, पेट के सहारे लेटना है। जैसे आप सुपाइन पोजीशन मतलब सीधा लेटते हैं, उसकी जगह आप बिस्तर पे उल्टा ऐसे लेटिए, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल डेफिनेटली अच्छा बढ़ने लगेगा। और ऑक्सीजन ही इसमें, जिससे कहते हैं ऑक्सीजन लेवल अगर बढ़ता है, वो ही इस कोविड का सबसे बड़ा इलाज है। हॉस्पिटल में जाकर के भी हम पेशेंट को प्रोन पोजीशन मतलब उल्टा लेटाते हैं, चेस्ट और पेट के बल पे लेटाते हैं, और उसके बाद में हम ऑक्सीजन देते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। सो प्रोनिंग पोजीशन मतलब पेट के सहारे, चेस्ट के सहारे लेटना सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है इस कोविड के अंदर। मैं सबसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर सैचुरेशन लेवल 93-4 या 91 भी आता है, आप प्रोनिंग लेटिए, चेस्ट के सहारे लेटिए, आपका सैचुरेशन लेवल डेफिनेटली बढ़ जाएगा। आपको हॉस्पिटल भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बोल रहा हूँ, सुनामी है, जो स्पीड से आई है उसी स्पीड से निकल जाएगी। मुंबई में स्थिति काफी कंट्रोल में आ चुकी है, बेड अवेलेबल है, केसेस यहाँ पे कम हो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में भी अगले 2-3 हफ्ते में कम हो जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। पहली वेव में 6 महीना 8 महीना लगा था, इस वेव में मुश्किल से 2-3 हफ्ते की बात है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सर, ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि संक्रमण की सुनामी है, लोग इस बात को ध्यान में रखें। खासतौर से दिल्ली, छत्तीसगढ़ में हर 3 लोगों का टेस्ट हो रहा है, एक व्यक्ति संक्रमित निकल रहा है। वहीं देश के कई ऐसे हिस्से हैं, 100 टेस्ट में आपको बता दें, अब देश के अलग अलग हिस्सों को अगर हम मिलाकर देखें तो 16 व्यक्ति संक्रमित हो रहा है। रफ्तार अगर इसी तरह से आगे भी बढ़ती हुई चली गई तो यकीनन देश के लिए, हम सब के लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी। डॉक्टर्स की इन बातों पर आप गौर करें। डॉक्टर अरविंद, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, आप भी कुछ ऐसे टिप्स, ऐसे सुझाव जो हमारे दर्शकों को देना चाहें, जो इस वक्त घर में आपको सुन रहे हैं सब, क्योंकि आप लोगों की आज की ये बात उन लोगों पर, करोड़ों लोगों पर बहुत असर डालने वाली है। आप क्या सलाह देंगे लोगों को? मैं 2 बातों के बारे में बोलूंगा। एक तो जो डॉक्टर भंसाली ने बोली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए मैं उसको एक बार रिपीट करूंगा कि 94 से ऊपर ऑक्सीजन है तो कोई चिंता की बात नहीं है। 94 से नीचे आने लगा, इसका मतलब आपके लंग्स में ऑक्सीजन का आदान प्रदान कम हो रहा है। पहला काम ये करिए कि आप पेट के, नॉर्मली हम अपनी बैक पे लेटते हैं, आप तुरंत पेट के बल लेट जाइए और दोनों हाथों को ऐसे करके अपने सर को तकिए के ऊपर, हाथों के ऊपर रख लीजिए। उतना करने मात्र से लंग के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि 4-5% से आपका ऑक्सीजन तुरंत बढ़ जाएगा। एक दूसरा, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। मेरी तरफ देखिए, आप मुंह खोल के गहरा सांस लें
और जितना गहरा सांस आप खींच सकते हैं उतना गहरा खींचें और उसको जितनी देर रोक सकते हैं। हो सकता है आप 5 सेकंड ही रोक पाएं, लेकिन अगर आप 5 सेकंड भी उसको रोक पाएंगे, आप तुरंत पल्स ऑक्सीमीटर पर अपनी ऑक्सीजन 2-3% से बढ़ता हुआ देख पाएंगे। तो पेट के बल लेटना और गहरा सांस खींच के रोकना, ये 2 चीज आप ऑक्सीजन कम होते ही तुरंत करिए। एक बात। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वैक्सीनेशन के बारे में जो लोगों को भ्रांति है वो बिल्कुल गलत है। वैक्सीनेशन से क्या फायदा हुआ है? जितने भी लोगों ने पूरा वैक्सीनेशन लिया है उनको इन्फेक्शन हुआ है। कोई कंपनी ये क्लेम नहीं करती कि 100% एफिकेसी है। इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन जिन जिन को वो इन्फेक्शन हुआ है, मुझे भी हुआ है, मैं भी उनमें से एक हूं जिसको वैक्सीनेशन के बाद कोरोना पॉजिटिव हुआ, लेकिन मुझे 60+ एज के बावजूद माइल्ड डिजीज हुई, अस्पताल नहीं जाना पड़ा और ये माइल्ड डिजीज आकर के निकल गई। अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, आईसीयू की जरूरत नहीं होगी और अभी तक वैक्सीनेटेड व्यक्तियों में कोरोना होने पर कोई डेथ रिपोर्टेड नहीं है। तो ये बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं। वैक्सीन आपको मृत्यु से रोक रही है, वेंटिलेटर की जरूरत से रोक रही है, आईसीयू की जरूरत से रोक रही है, सीवियर डिजीज से रोक रही है। आपके लंग्स डैमेज होके लॉन्ग टर्म उसके इफेक्ट्स नहीं होंगे। तो कोरोना की जो सबसे डरने वाले जो एरियाज हैं उससे वैक्सीन आपको 100% प्रोटेक्शन दे रही है। अगर इन्फेक्शन हो भी गया तो वो माइल्ड सा होगा। इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाएं, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, एक जगह भीड़ इकट्ठी ना करना, जहां तक संभव हो घर में रहना, ये बिहेवियर करना 101% जरूरी है। चित्रा जी। सर, ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों की ओर से दिए गए और डॉक्टर मनोज, मैं आपके पास नहीं आ पा सकी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, लेकिन यकीनन आपने भी जो सवाल खड़े किए थे कि हमारी तैयारी कितनी कमजोर है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सिस्टम को, सरकार को ध्यान में रखना, क्योंकि डॉक्टर्स की ये बातें, ये सलाह जो आपको बार बार बताई जा रही है, यकीन मानिए अगले 10 दिन हिंदुस्तान के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।